हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिस पर 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको मैथ से रिलेटेड बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। क्यूब की शेप का एक क्या है, लकड़ी का ब्लॉक है भाई। कैसी शेप का है, क्यूब की शेप का। और उसके अंदर से क्या काट के निकाला जाता है, एक हेमिस्फेयर काट के निकाला जाता है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, और इस टाइप के हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ना वो कितना है, एल है, ठीक है। इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब की जो क्यूब की जो एज है मतलब साइड है वो भी आपकी कितनी है, एल ही है, ठीक है ना। मतलब हेमिस्फेयर का डायमीटर और क्यूब की एज दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बचा हुआ जो सॉलिड है, मतलब क्यूब के अंदर से हेमिस्फेयर काटने के बाद जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई यहां पे हम साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की जो साइड है वो आपको क्या गिवन है, एल गिवन है, ठीक है। साथ ही इसने बताया कि जो डायमीटर है ना हेमिस्फेयर का वो भी कितना है, एल ही है, मतलब दोनों सेम है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है जिसको मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी पहले थोड़ा रेडियस लिख लेते हैं इसका। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा भाई, जब डायमीटर एल है तो आपको पता है भाई डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है रेडियस, ठीक है ना। तो इसका हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा आपका, l/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो थोड़ा हम स्केच बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन कहाँ रहता है, डाउट क्या रहता है, ठीक है। तो इसने बोला था एक लकड़ी का क्या है, ब्लॉक है हमारे पास क्यूब की शेप में। तो क्यूब की शेप में एक ब्लॉक बना रहे हैं हम, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है आपका, ये क्यूब बना दिया हमने। और इस क्यूब की जो साइड है वो आपको क्या बताई गई है भाई, एल बताई गई है, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है, एल है। क्योंकि आपको पता है क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या काटा गया है भाई, एक हेमिस्फेयर काटा गया है। तो हेमिस्फेयर कैसे काटा गया होगा, इस टाइप से इसके अंदर से हेमिस्फेयर काटा गया है, ठीक है, इस टाइप से। देखिए अक्सर बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, किस चीज का कंफ्यूजन होता है भाई, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, क्यूब का, अगर हमें रिमेनिंग जो क्यूब बचेगा इसमें से हेमिस्फेयर काटने के बाद अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो एक बात बताइए भाई, ये लकड़ी का पूरा क्यूब था, इसके अंदर से हमने हेमिस्फेयर काट लिया, तो जो इसमें लकड़ी बची हुई है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा या ज्यादा होगा, बिल्कुल कम होगा। वेट कम होगा, वेट कम होने का मतलब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना भाई। काट के चीज निकाल ली जाएगी तो इसका वेट क्या होगा, कम होगा, यानी कि वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप याद रखें, अगर आपको किसी भी सॉलिड के अंदर से कोई अदर शेप की कोई चीज काट के निकाली जाती है और आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप डिक्रीज माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कोई चीज काटी जाती है, जैसे इस क्यूब के अंदर से हेमिस्फेयर काटा गया, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है ना। लेकिन
अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमें वो सरफेस एरिया निकालना होता है जो हमें विजिबल हो, जो हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर से, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, जब ये हेमिस्फीयर इसमें से नहीं काटा था तो ये ऊपर की सरफेस बिल्कुल प्लेन थी, लेकिन ये काटने के बाद इसमें नीचे की तरफ एक गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो जो पहले प्लेन थी तब सरफेस एरिया थोड़ा कम था, लेकिन अब थोड़ा और गड्ढा हो गया तो सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखें आप कि जब सरफेस एरिया निकाल रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अक्सर बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, क्योंकि हम इस हेमिस्फीयर का इसमें सरफेस एरिया ऐड करेंगे और आपको डाउट होगा भाई ये तो काट के निकाला गया है, ठीक है ना, तो माइनस करना चाहिए, निकाला गया है तो बिल्कुल माइनस करेंगे वॉल्यूम के केस में। लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, जितना ये नीचे गड्ढा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज, ये अक्सर डाउट होता है बच्चों को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले तो मैं सरफेस एरिया निकालूंगा क्यूब का, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ध्यान से समझिएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका 6a²। लेकिन a² तब होता था जब क्यूब की साइड a होती थी, अब क्यूब की साइड क्या है, l, तो हम लिखेंगे 6l², ठीक है। तो ये किसका सरफेस एरिया हो गया, क्यूब का हो गया, जब हेमिस्फीयर हमने नहीं काटा था, ठीक है ना, तब के लिए हो गया। जब तक कि हेमिस्फीयर नहीं काटा गया था तो उस टाइम तो सरफेस एरिया ये था, लेकिन इसके अंदर से हेमिस्फीयर काट दिया तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तो यहां पर हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका 2πr², ठीक है ना। CSA का यूज करेंगे यहाँ पर हम, क्लियर है। CSA का यूज क्यों करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का क्या हो गया, 2πr²। r आपका क्या है भाई, रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, आपका रेडियस यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, l/2। तो r की वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर देंगे, l/2 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर था तो क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका 2h है, πh है, l का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, l², और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनल यहाँ से क्या मिला आपको, देखिए पाई तो यहाँ पर बचा हुआ था, साथ ही न्यूमिनेटर में l² बचा है और अपोन में कितना बचा हुआ है भाई, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया किसका आ गया, हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। क्यों निकाल रहे हैं ये भाई, इसका जो ये ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसका हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, अभी मैं फाइनल लिखूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, पहले मैं आपको थोड़ा अलग अलग निकाल के बता रहा हूं। तो देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। तो r आपका यहाँ पर कितना है, पाई को हम पाई रखेंगे, क्यों, पाई की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस l में दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे भी तो भी कैंसिल तो होनी नहीं है। तो ऐसे केस में जब हमें ये लगे कि भाई पाई की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं और कैंसिल नहीं होगी तो रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती, उस केस में हम पाई की फॉर्म में ही उसको रख लेते हैं। क्योंकि रेडियस देखिए अल्फाबेट में दिया हुआ है ना आपको, ठीक है, रेडियस आपको l में दिया हुआ है, अगर कोई नंबर में होता तो कैंसिल होने के चांसेस थे, ठीक है। तो r आपका क्या हो गया भाई, l/2 और कंप्लीट का क्या था, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई मैंने एच लिखा है, l का स्क्वायर करूंगा l² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये सभी पार्ट का मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब मैं फाइनल लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब हेमिस्फीयर काटने के बाद का सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, यही समझने की चीज है, मेन चीज यहाँ पर है जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। देखिए पहले आप ये मान के चलिए कि भाई हेमिस्फीयर अभी नहीं निकाला गया है, तो सरफेस एरिया क्या था, तो सरफेस एरिया था 6l², जब हेमिस्फीयर नहीं काटा था, ठीक है। अब हेमिस्फीयर काट लिया गया तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, क्योंकि ये गड्ढा और एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर,
क्लियर है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, जितना हेमिस्फेयर का था। तो हेमिस्फेयर किस साइज का काटा गया भाई, हेमिस्फेयर का एरिया कितना था, ये था, तो इतना इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बाई 2, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने सर्कुलर बेस का क्यों निकाला, देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई इस बोर्ड में से आप एक सर्कुलर हेमिस्फेयर काट के निकाल लें, तो ऐसा हो सकता है कि आप इसके अंदर अंदर से हेमिस्फेयर काट लें और ऊपर की ये पलाई ना कटे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। ऊपर से पलाई भी तो कट के जाएगी ना, ये जो पलाई आपको दिख रही है ये भी तो कट के जाएगी ना, जब आप इसके अंदर से हेमिस्फेयर काटेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने हेमिस्फेयर इसमें से काटा था तो ऊपर की जो सर्कल आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा सर्कुलर शेप इसकी कट के गई होगी ऊपर से, सरफेस पर से भी, ठीक है। तो वो एरिया क्या हो गया, कम नहीं हो गया इसमें से, बात समझ में आई। देखिए ये बोर्ड है, मान लीजिए क्यूब ही है, क्यूब की ये सरफेस है, ऊपर का जो टॉप आपको दिख रहा है ना वो ये है, मान लीजिए इसमें से आप हेमिस्फेयर काटेंगे तो ऊपर की जो ये पलाई दिख रही है, ऊपर की जो सरफेस दिख रही है, ये भी एक सर्कुलर पार्ट कट के जाएगा, अंदर तो गड्ढा हो गया, वो तो इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। लेकिन ऊपर की जो ये सरफेस कट के गई, ये क्यूब में से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितना डिक्रीज हुई, जितना ये सर्कुलर पार्ट था, तो ये तो एक सर्कल बन रहा था, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो हमने पहले निकाल लिया फाइनल। ये था मतलब ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये ऊपर की सरफेस भी कट के गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। समझने की चीज यही थी, बस मेन मुद्दा यही था। अक्सर बच्चों को यहीं पर डाउट होता है कि ये प्लस क्यों किया और ये माइनस क्यों किया, क्लियर है ना। क्योंकि हेमिस्फेयर काटने से तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, लेकिन जब हेमिस्फेयर काट रहे थे तो ऊपर की जो ये सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस, वो भी कट के साथ में चली गई, तो वो कम हो गया ना। क्यूब टोटल था, टोटल के क्यूब में से वो ऊपर की सरफेस कट के चली गई, वो सरफेस एरिया आपका कम हो गया, ठीक है। तो सर्कुलर पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है, सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको हमने पहले निकाल लिया था। मतलब ये तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस। लेकिन हेमिस्फेयर जितना बना है, नीचे गड्ढा जितना बना है, वो आपका इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने इसको किया प्लस, ठीक है ना। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देखें। चलिए इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ से आएगा हमारा 4, इसके अपोन में कुछ नहीं है, एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा भाई 24, और साथ में क्या था, एल स्क्वायर था, ठीक है। इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना बचा 2, और इसको 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई एल स्क्वायर बचा, ठीक है। तो एलसीएम हमने 4 ले लिया था, अपोन में आपके पास कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, यहाँ पर कितना है भाई 24 एल स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 2 पाई एल स्क्वायर और ये माइनस का पाई एल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको पाई एल स्क्वायर सेम दिख रहा है, यानी कि लाइक टर्म है। प्लस की तो 2 है और माइनस की 1 है, तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो खाली मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई एल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, 2 में से 1 माइनस करके प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमें न्यूमरेटर के अंदर से। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो उस एल स्क्वायर को मैं कॉमन कर लेता हूँ। यहाँ से बचेगा 24 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, पाई, और अपोन में कितना बचा था भाई 4, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 4, और इंटू में क्या लिख देंगे 24 प्लस पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 4 को मैंने एल के अपोन में लिख दिया, ठीक है। इंटू में टर्म है, कंप्लीट के अपोन में लिखें या किसी एक के अपोन में लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट तो गिवन ही नहीं थी, तो सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हम, ना मीटर लिख सकते हैं ना सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है कि बस सेंटीमीटर में है या मीटर में है। तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट्स ही लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर यूनिट आपको गिवन नहीं है वहाँ पर आप यूनिट लिख देंगे, और उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि एरिया किससे लिखा जाता है, स्क्वायर से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, क्यूब जो था, टोटल पहले क्यूब था, उसका वो सरफेस एरिया ये था, उसमें से हेमिस्फेयर काटा, काटने से नीचे गड्ढा बना, तो जो विजिबल एरिया था, जो सरफेस हमें दिखाई दे रही थी, वो बढ़ गई ना,
बढ़ गई, इसलिए कितनी बढ़ी, जितना कि हेमिस्फीयर काटा और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ये था। लेकिन बढ़ने के साथ साथ ये ऊपर की सरफेस भी कट के साथ में गई, तो ये कम हुई, और कम हुई तो इसका हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक है, तो मेन चीज ये थी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये तो आप स्टेटमेंट वगैरह तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 7। 6 आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ही ईजी है, 6 को आप खुद से कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने 7 लिया है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में एक टेंट है, ठीक है ना, टेंट वगैरह देखा होगा आपने, तंबू। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप है, नीचे का बेस कैसा है, सिलेंड्रिकल, और उसके टॉप पर क्या हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोनिकल टॉप है। कोनिकल टॉप मतलब कोन है, ठीक है ना। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट और डायमीटर आपको गिवन है। हाइट कितनी है, 2.1 मीटर, और साथ ही आपका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है भाई, 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.8 मीटर। मतलब जो कोनिकल टॉप लगा हुआ है ना, उसकी जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, एल की वैल्यू मतलब कितनी गिवन है, 2.8 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेंस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगा। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेंस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिससे बना हुआ है ना वो कपड़ा, उसका रेट जो है यहाँ पर बताया गया है 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कपड़े का रेट कितना है, 500 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको उसकी कॉस्ट भी बतानी है। ठीक है, साथ ही देखिए नोट में भी लिखा है, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कन्वेंस। ठीक है, तो बेस जो है टेंट का वो कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, पहले हम इसके लिए स्केच ही तैयार कर लेते हैं। तो इस टाइप से बेस इसने कैसा बताया है, सिलेंड्रिकल बताया है। तो देखिए ये मैंने एक सिलेंड्रिकल बेस बना दिया है। ठीक है भाई, तो ये मैंने सिलेंड्रिकल बेस बना दिया है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर ये जमीन है। ठीक है, यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं लगा है इसने बोला है, और टॉप पर भी नहीं लगा है, क्योंकि टॉप अगर ऊपर से बंद ही कर दिया तो इसके टॉप को ऐसा बनाने की आवश्यकता कहाँ है। इसने बोला है कि कौन जो है इसका जो टॉप है वो कैसा है, कोनिकल है। ठीक है, इस टाइप का है, मतलब इस टाइप का इसका टॉप है। तो देखिए यहीं से हमें पता लगेगा कि हमें CS से निकालना है या TS से निकालना है। भाई सीधी सी बात है, ये सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, बेस में नीचे कपड़ा नहीं लगा है, यहाँ ऊपर भी कपड़ा नहीं लगा है, क्योंकि यहीं पे से बंद कर दिया तो इसका क्या फायदा है, इसका तो फिर कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से बंद कर दिया तो धूप वगैरह बारिश वगैरह तो आएगी नहीं, तो ऊपर इसकी क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ओपन है, बंद कैसे किया गया, ऊपर कोनिकल शेप बना करके इसके टॉप को बंद किया गया है। ठीक है, तो ना तो कपड़ा यहाँ पर लगा है और ना ही कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, तो खाली कपड़ा कहाँ पर लगा, सिलेंड्रिकल पार्ट में, कवर्ड फेस पर। तो क्या निकालना है आपको, CS से। सिलेंडर का क्या निकालना है, CS से। अब आते हैं कोन पर, कोन का भी क्या निकालना है, CS से ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बेस में कपड़ा नहीं लगा है। ठीक है ना, कोन के बेस में कपड़ा नहीं लगा है, तो बाकी कवर्ड फेस पे लगा है खाली, तो इसका मतलब इसका भी क्या निकालना है, CS से ही निकालना है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशंस आपको गिवन थी, वो भी हम लिख देते हैं। देखिए सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको गिवन है 2.1। जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट आपके पास कितनी है भाई, 2.1 मीटर है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर, ये डायमीटर आपको कितना गिवन है, 4 मीटर गिवन है। ठीक है, साथ ही जो कोनिकल शेप आपको दिखाई दे रही है टॉप पर, उसकी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कौन सी होती है, ये तिरछी वाली। ठीक है ना, ये आपको कितनी गिवन है, 2.8 मीटर गिवन है, तो ये भी आपको गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया और उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, या सिलेंड्रिकल बेस लिख सकते हैं आप। तो सिलेंड्रिकल बेस का जो डायमीटर है वो आपको कितना गिवन है भाई, 4 मीटर। अब डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस,
सिलेंड्रिकल बेस, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है, तो 4 का हाफ करेंगे कितना होगा 2, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इसका डायमीटर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 4, क्योंकि सिलेंडर के किसी भी साइड आप रेडियस या डायमीटर को चेक करें सेम होता है। पाइप अगर आपने देखी है पाइप वगैरह, तो पाइप, कोई भी पाइप का एक टुकड़ा है आपके पास, अगर आप इधर से उसका साइज, इधर से उसके टॉप का साइज मेजर करेंगे और इधर से पीछे का साइज इसका मेजर करेंगे तो दोनों का साइज सेम होता है। ऐसा नहीं होता भाई यहाँ से ज़्यादा मोटी है और यहाँ से थोड़ी पतली है, ऐसा थोड़ी ना होता है पाइप में, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी और ही शेप की पाइप है तो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायमीटर 4 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 4, यानी कि यहाँ का भी रेडियस कितना हुआ, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना होगा 2 मीटर होगा। तो यहीं पर आपका ये टॉप जो है कोनिकल टॉप यहाँ पर इसके साथ अटैच है, तो इसका भी रेडियस कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि इसी के साथ तो अटैच है ये। तो इसका मतलब जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल टॉप है, उसका रेडियस भी कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल टॉप, ठीक है। कितना गिवन है भाई, ये भी आपको 2 मीटर गिवन है। इसके अलावा आपको हाइट गिवन है, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो गिवन है बस उसको लिखते रहो, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो सिलेंड्रिकल बेस हाइट कितनी गिवन है, हाइट आपको गिवन है 2.1 मीटर, और कोनिकल जो ऊपर आपको टॉप नजर आ रहा है उसकी स्लैंट हाइट गिवन है। कौन सी हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप, ठीक है। तो वो आपको कितनी गिवन है भाई 2.8 मीटर। चलिए अब पूरे का ही सरफेस एरिया एक साथ निकाल देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिलेंडर का अलग निकाले, कोन का अलग निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दें, या सीधा पूरे का एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं सभी का एक साथ निकाल देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा फिर मैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्योंकि पूरे का निकाल रहा हूँ ना एक साथ, तो मैंने टेंट लिख दिया। टेंट में आपका टॉप भी आ गया और बेस भी आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं सिलेंडर का कौन सा यूज होगा, सी एस से यूज होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बताया कि ना तो यहाँ पर कपड़ा लगा है ना यहाँ पर लगा है, तो खाली कवर्ड फेस पर लगा है, यानी कि सी एस से निकालना होगा, ठीक है। प्लस में मैं किसका लिखूंगा, कोन का, और कोन का भी कौन सा लिखना होगा, सी एस से। तो कोन का सी एस से क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब सभी की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दें तो 2 आपका देखिए 2 ही है, पाई कितना होगा 22/7, ठीक है। यहाँ पर इसके कटने के चांस है, या फिर वैल्यू आपको नंबरों में गिवन है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू आपको अल्फाबेट में गिवन थी, एल गिवन थी, एल, ठीक है। नंबरों में गिवन हो तो पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दिया करो। आर आपको कितना गिवन है, यहाँ पर आर आपका है 2, और एच कितना है भाई सिलेंडर का एच, यहाँ पर हाइट मतलब कितनी गिवन है 2.1, तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपोन में कितना आ गया 10। 2 आपका सेम है, पाई 22/7, रेडियस 2 था, एच कितनी थी 2.1, डेसिमल पॉइंट हटाया, अपोन में 10 हो गया, ठीक है। प्लस पाई यहाँ पर भी कितनी होगी 22/7, आर यहाँ पर भी कितना है 2, और एल आपका कितना है 2.8, तो 2.8 का मैंने डेसिमल पॉइंट हटा के लिख दिया है, ठीक है ना, एल। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक है। 10 को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर कैंसिल करूँगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो कैंसिल होगा नहीं भाई। 2 से ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 से कोई नंबर नहीं कटेगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं करूँगा तो एक डिजिट छोड़ करके सीधा डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप कैंसिल कर देंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, बाकियों को हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 44 को 2 से करूँगा 88, और एक यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो 3 से इसको जब मैं करूँगा 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24 और 2 26, तो 264 आ गया भाई मेरे पास, 264, और अपोन में कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, ठीक है। प्लस इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी 22 को 2 से करूँगा 44, और 44 को 4 से करूँगा भाई, 44 को 4 से करूँगा तो देखिए 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 176 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 176, और अपोन में इसके भी कितना बचा हुआ है 10।
तो आप सीधा या तो एलसीएम ले लें या डेसिमल पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो चलिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा भाई 10, ठीक है। तो इसके साथ सोल्व करूँगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा 264, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 264 प्लस इसके साथ सोल्व करूँगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा भाई 176, तो 176 दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा क्या हो जाएगा 6 और 4 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी, 6 और 7 कितना हो गया 13 और 1 कैरी 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 440/10। तो देखिए यहाँ पर तो जीरो कैंसिल ही हो गई, हमें डेसिमल पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो कितना बचा आपके पास 44। यूनिट क्या थी भाई, मीटर में थी, तो क्या लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये वो एरिया आ गया है जिस एरिया में कपड़ा लगा है, या फिर आप कह सकते हो कि जितना इसमें कपड़ा लगा है उसका एरिया आपके पास आ गया है, यानी कि एक आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपको इसकी निकालनी थी कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए रेट आपको गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है भाई 500 रुपये है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट कितनी है 500 रुपये, और हमें निकालनी है कितने की 44 की। तो ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है ₹500 के, तो 44 किसके होगा ज़्यादा के होगा, ठीक है ना। ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रुपीज़ में आएगा भाई, ठीक है ना। पैसों की बात हो रही है, 500 रुपये की बनते हैं आपको 500 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास 0 0, ये 2 0 तो मैंने सीधी लिख लिए हैं, और 5 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22,000 यानी कि 22,000 रुपये लग जाएंगे आपका ये टेंट बनाने में, ठीक है। वैसे 22,000 रुपये में तो एक कमरा ही तैयार हो जाता, टेंट की आवश्यकता क्या थी, ठीक है। पर लेकिन हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस टेंट को बनाने में जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा 22,000 लगेगा। मतलब जो कपड़ा लगा वो कितने रुपए का लगा 22,000 रुपीज़ का कपड़ा लगा इसके अंदर, ठीक है। तो कोई भेद नहीं था, कॉस्ट पूछी गई थी। कॉस्ट किसी भी चीज़ की पूछी जाए पहले आप पता कर लें कि वो कितना एरिया लगा है उसका, ठीक है, कितने एरिया में वो चीज़ लगी है। तो 44 मीटर स्क्वायर में कपड़ा लगा था, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 500, तो 44 की क्या होगी ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो 44 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 रुपीज़ आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन में वैसे ये बात होती है कि आप CS से निकालें या TS से निकालें, बस वही आपको क्लियर करना है। स्केच को ध्यान से समझना है कि भाई इसके अंदर TS से हमें निकालना चाहिए या CS से निकालना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर इसके अंदर ये बोला जाता कि भाई कपड़ा यहाँ पर भी लगा है और यहाँ पर भी लगा है, तो फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते TS से। किसका, सिलेंडर का TS से निकाल लेते, क्योंकि उसमें ये दोनों इंक्लूड हो जाते। फिर हम इसको कोन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक बार ही तो कपड़ा लगा है, तो वो तो कोन में कैसे इंक्लूड हो सकता है अगर सिलेंडर के साथ ले लिया तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि स्केच से समझना है, मतलब TS से निकालना पड़ेगा या CS से निकालना पड़ेगा, मेन मुद्दा यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 9, और जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ, ठीक है ना, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेना है, ठीक है। लगभग वही बात है जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था अपना, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 के अंदर हमने क्या किया था, एक क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाला था, ठीक है। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चन है 8 भी और 9 भी। 8 के अंदर एक कोन काट के निकाला गया है, जबकि 9 के अंदर क्या निकाले गए हैं, 2 हेमिस्फीयर काट करके निकाले गए हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट अगर आप समझ के चल रहे हैं तो आराम से आप कर लेंगे 8 को, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 9 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में एक सॉलिड है आपके पास, ठीक है, जैसा कि आपको स्केच में दिखाई दे रहा है, और इसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर काट के निकाल लिए गए हैं, तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर थी एंड इट्स बेस ऑफ इज ऑफ रेडियस, अगर इसका जो रेडियस था बेस का वो कितना था 3.5 सेंटीमीटर था, तो आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
मतलब काट के निकालने के बाद ही तो बना आर्टिकल। आर्टिकल कैसे बना? पहले एक लकड़ी का टुकड़ा था सिलेंड्रिकल शेप में, दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया काट करके, तो वो एक आर्टिकल बन गया। और इस आर्टिकल का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो, पहले मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब भी कोई चीज काट के निकाली जाएगी तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि जो विजिबल सरफेस है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं, इससे आपको और बचा कुचा जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर था। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है ठोस है, ये बिल्कुल बंद है यहाँ से, ठीक है, पूरा है, लकड़ी का है, तो ठोस है, खोखला नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से है भाई। तो इसके अंदर से क्या किया गया है? एक एक हेमिस्फीयर निकाला गया। देखिए, अभी इसका जो सरफेस एरिया की बात करें, अगर बिना काटे इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई r प्लस h। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, टोटल सरफेस एरिया लिखा है मैंने। क्यों लिखा है टोटल? क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ से भरा हुआ है, ठोस है, बंद है दोनों तरफ से। ठीक है ना, तो क्या होगा? टोटल का लगेगा। अगर खोखला होता है, पाइप की तरह होता, तो हम क्या लगाते? CS से लगाते, क्योंकि ये फिर सरफेस ओपन होती। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल इसका एरिया ये है, समझ के चलिएगा, यहीं पर क्लियर करा दूंगा कंसेप्ट को। ठीक है, इसमें से एक हेमिस्फीयर काटा गया, यहाँ से एक हेमिस्फीयर काट लिया, तो भाई ये जो गड्ढा हो गया इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? जितना हेमिस्फीयर का एरिया था, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? 2 पाई r²। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ। ऐसे ही सेम यहाँ से हेमिस्फीयर काटा गया, तो इसका भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? ये भी आपका 2 पाई r² इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है, चलिए अब लेकिन फिर से वही बात आ गई, जैसे ये सरफेस है ये बिल्कुल ठोस था, मतलब ऊपर से बिल्कुल ऐसे बंद था, इसके अंदर से अगर मैं हेमिस्फीयर काटूंगा तो ऊपर की ये परत भी कट के जाएगी, बिल्कुल जाएगी ना, ये ऊपर की परत भी कट के जाएगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अंदर अंदर से निकालने और ऊपर का सेफ यूं का यूं रहे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है वो कट के गया, इधर से ये सर्कुलर पार्ट कट गया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r²। मतलब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस पाई r² करेंगे, क्योंकि सरफेस कट गई। सेम इधर से भी सरफेस कटी है और वो भी कैसी थी? सर्कुलर, तो यहाँ से भी क्या करेंगे? माइनस पाई r² करेंगे। ठीक है, अब इसको हम फाइनल थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई r प्लस h। ठीक है, ये 2 पाई r², सीधा इसको मैं 4 पाई r² लिख सकता हूँ ऐड करके, और ये माइनस का पाई r², तो इसको मैं माइनस 2 पाई r² लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से क्या बना? 2 पाई r प्लस h, और प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 2 पाई r² आपके पास यहाँ से बच गया है। ठीक है, तो फाइनल ये बचा है, इसको आपको फाइंड करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको रेडियस भी गिवन था यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई? रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था? 3.5 सेंटीमीटर। कितना गिवन था भाई? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, या रिमेनिंग पोर्शन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो उसके लिए ही ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले अगर ये ठोस था तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r प्लस h। ठीक है, काटने से पहले ये था। इसमें से एक हेमिस्फीयर यहाँ पर और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर, तो 2 पाई r², इसका 2 पाई r², इसका टोटल मैंने ऐड करके लिख दिया क्या? 4 पाई r²। सीधा मैंने ये वाला लिख दिया है, अलग अलग लिख के दिखाने के बजाय आपको समझा दिया था यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे ही आपका यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर परत कट के गई है, तो इसका माइनस हुआ, मतलब माइनस क्या हुआ? पाई r²। और यहाँ से भी ये ऊपर की जो फेस था ये ऊपर से कट के गया है, तो इसका भी क्या होगा? माइनस पाई r²। तो कितना हो गया? माइनस 2 पाई r² हो गया। इतना आप लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लिखने की बजाय आप ऐसे लिख दें, ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 2 पाई r को मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई r को r से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई r²।
और 2 पाई आर को एच से करूंगा क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। थोड़ा मैं इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कैंसिल वैंसिल होने के बाद थोड़ी छोटी टर्म मेरे पास बचे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है भाई, प्लस का 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस का क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। तो यहाँ से बचा 2 पाई आर एच और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं सीधा ये लिख देता तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे सोल्व करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर अलग रिजल्ट आया था और यहाँ पर अलग आ रहा है, ये दोनों सेम है। सेम कैसे हैं, इसमें मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, आप जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आएगा, आप सोल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई 2 आपका एच डी है, पाई हमें कितनी लेनी है 22/7, आर यानी कि रेडियस आपका था 3.5, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपोन में कितना आ जाएगा 10। उसके बाद एच यानी कि हाइट आपकी कितनी थी 10 थी, तो 10 लिख दिया मैंने, प्लस 4 आपका एच डी है, पाई कितनी है 22/7, आर स्पेयर के लिए भी हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस कितना होगा जितना कि सिलेंडर का था, क्योंकि इसके अंदर से ही तो काटा गया है, तो दोनों का डायमीटर सेम दिख रहा है आपको, तो रेडियस भी क्या होगा सेम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए भी रेडियस कितना होगा 3.5, उसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपोन में 10 लिख दूंगा। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर था आर का यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं भाई। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 11 पर कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ एक तो 22 बचा है और इनटू में कितना बचा है 10, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 220 आ जाएगा, प्लस इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक तो 11 बचा है, एक 2 बचा है, तो कितना हो गया 22 और एक 7 बचा है, तो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 आ गया भाई, कितना आ गया 154। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 4 4, 5 + 2 7 और 1 + 2 कितना हो गया भाई 3, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया 374 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आर्टिकल बना उसका सरफेस एरिया ये होगा। तो मेन चीज़ हमने जो आज समझी है वो यही समझी है कि यहाँ पर अगर किसी सॉलिड के अंदर से कोई शेप काटी जाती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसी भी सॉलिड के अंदर से कोई शेप, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, कोन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उसको काट के निकाला जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसको हम देख सकते हैं, बाहरी सरफेस की बात होती है वहाँ पर, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसे जब ये हेमिस्फीयर काटा गया तो नीचे ये गड्ढा बन गया, यानी कि सरफेस जो हमें एरिया दिखाई दे रहा था, जो सरफेस हमें दिखाई दे रही थी वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम के केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सरफेस एरिया के केस में हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको आप खुद से ट्राई करें तो आपको भी ये थोड़ा पता लगेगा कि हमने कितना सीखा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।